नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं गणित की विषय की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा जो आने वाली है आपकी बहुत जल्दी जो है आप उस परीक्षा को देने वाले हैं। उस परीक्षा के अंदर जैसा कि हमारा डिस्कशन हो रहा था कि भाई हम ग्रेजुएशन पार्ट के कुछ प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन पार्ट के अंदर हम लोग छोटे स्तर के ऊपर आज की तारीख में बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस, सदिश विश्लेषण या सदिश कलन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कुछ हिस्सा जो है हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद में अगली क्लास के अंदर कुछ हिस्सा हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर, सदिश कलन, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस की बात जो है आपका सिलेबस में कैलकुलस लिखा गया है। भाई ये मान करके कि भी आपने जो है सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है सर, केवल और केवल हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस प्रकार के प्रश्न हमारे बन सकते हैं, हम उनमें से कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट जो आपको याद रखने होंगे, जैसे मान लिया हमारा स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि कोई सदिश आर है ना, वेक्टर आर है जो कि फंक्शन ऑफ टी है, अचर सदिश होगा यानी कांस्टेंट वेक्टर होगा। कब होगा सर? किसी सदिश का अचर सदिश होना, उसके लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, क्या होगा सर? 0 के बराबर हो जाए। क्योंकि देखिए सर, कोई भी संख्या अचर संख्या होगी और अचर संख्या कब होगी सर? जब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अचर का अवकलन क्या होता है सर? 0 के बराबर होता है। तो अगर कोई सदिश है वेक्टर आर फंक्शन ऑफ टी है और हम लोग इसको कह रहे हैं कि यह अचर सदिश है, एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो उसका परिणाम डी बाई डी टी ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 0 होगा। चलिए दूसरी एक कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं सदिश, ठीक है ना, वेक्टर एफ की बात कर रहे हैं। वेक्टर एफ या वेक्टर एफ टी जो भी है वह हमारा क्या रहने वाला है सर? यहां तो हम लोगों ने क्या की, अचर सदिश के बारे में बात की है, कांस्टेंट की बात करेंगे। अब हम दो अलग अलग स्थितियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर एक जिसमें परिमाण अचर हो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और एक दिशा अचर हो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दूसरी स्थिति की बात कर रहा हूं कि वेक्टर जो एफ टी है उसमें यानी सदिश एफ टी का परिमाण यानी इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, परिमाण अचर होगा। परिमाण अचर कब होगा? जब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, एफ डॉट डी बाय एफ डॉट डी एफ बाई डी टी बराबर 0 के बराबर हो जाए तो हम उसको कहने वाले हैं परिमाण अचर होगा। मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो। ये आपकी दूसरे प्रकार की स्थिति हुई। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगर तीसरी स्थिति की बात कर रहे हैं कि सदिश की दिशा अचर हो, सदिश एफ टी की दिशा अचर होगी यानी कांस्टेंट डायरेक्शन की बात कर रहा है, दिशा अचर होगी यदि, देखिए यहां पर हम लोगों ने दूसरे फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट की बात की और अगर दिशा अचर करनी है तो एफ क्रॉस डी एफ बाय डी टी बराबर 0 हो जाए। तो ये तीन रिजल्ट जो हैं आपके दिमाग में सीधे सीधे आने चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये जो तीसरा परिणाम है ना, ये सीधा सीधा आपकी परीक्षा में 2 बार पूछा गया, ठीक है जी। यानी स्कूल लेक्चरर की बात भी कर रहा हूं मैं इसके अंदर, तो स्कूल लेक्चरर की परीक्षा के अंदर सीधा ये प्रश्न पूछ लिया गया कि एक सदिश है एफ टी, उसकी दिशा अगर अचर है तो निम्न में से है ना 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए, जिसमें डी बाई डी टी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0, या इस प्रकार से एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0। आपका दिमाग में आना चाहिए। देखो 3 स्टेटमेंट, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई हम लोग जो है सिलेबस की बात नहीं करते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो नंबर 1, सदिश खुद अचर होगा, कांस्टेंट होगा अगर उसका डिफरेंशिएशन डी बाय डी टी यानी डी एफ बाई डी टी 0 के बराबर हो जाए तो वह आपका अचर होगा। उस सदिश की परिमाण अचर होने की स्थिति की बात कर रहा हूं तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी 0 हो जाए और उसकी अगर दिशा अचर होती है तो एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी बराबर 0 हो जाए।
चलिए आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर अवकल संकारक। हमारी बात हो रही है अवकल संकारक, जिसको हम लोग डेल के नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डेल क्या चीज होती है सर, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। भाई डेल जो होता है अवकल संकारक, ये होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये आपका एक अवकल संकारक होता है, तो इसको आपको याद रखना है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कोई अगर सदिश आपके पास में आर है ना, तो अगर मैं आर के बारे में बात करूंगा तो ध्यान दीजिए वेक्टर आर हमारा जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमेशा ये माना जाता है, ठीक है ना। या तो आपको वेक्टर आर ये दिया होगा एक्स आई वाई जे और जेड के रूप में, और या वेक्टर आर को ऐसा मानना होगा, है ना। ये दिया भी हो सकता है या हम लोगों को मानना होगा। चलिए सर, अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि यहां से अगर मैं वेक्टर आर, ठीक है ना, के स्क्वायर की अगर बात करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए हम बात करना चाहते हैं आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात होगी, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आर डॉट आर के रूप में लिखने वाले हैं। तब आपके दिमाग में क्या चीज आई, आर डॉट आर यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा हम लोग लिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आई का आई से, जे का जे से और के का के से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और ये परिणाम क्या रहेगा सर, आर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आए कि आर स्क्वायर जो रहा वह इसमें वेक्टर नोटेशन नहीं है, क्योंकि ये जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है उसको आर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बराबर ये हो गया। अब अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करता हूं, ध्यान दीजिए हम बात करना चाह रहे हैं एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब आंशिक अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर का क्या हुआ, 2r डेल आर बाय डेल एक्स बराबर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, बाकी का जो है y का और z का ये 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है सर, डेल आर बाय डेल एक्स, जो हमारे कई जगह काम आने वाला है, x बटा आर होगा। और इसी प्रकार से जब डेल आर बाय डेल एक्स के लिए आर का भाग देते हुए x बटा आर हो गया, तो ध्यान दीजिए डेल आर अपॉन डेल वाई, इसी क्रम में y बटा आर और डेल आर अपॉन डेल जेड, आपका z बटा आर लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा और स्टार मार्क कर रहा हूं, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। जैसे कि पिछली स्क्रीन के ऊपर हमने कहा कि कोई सदिश f अचर है तो d बाई डी टी यानी डी एफ बाई डी टी 0 के बराबर हो जाए, है ना। उसका परिमाण अचर है, उसकी दिशा अचर है, उसके लिए हम लोगों ने जैसे रिजल्ट लिखे, ठीक उसी प्रकार से जब आप अवकल संकारक की बात करेंगे तो अवकल संकारक है आई डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और इसके अंदर जब आप यूज करेंगे, विशेष रूप से जब आप वेक्टर आर नोटेशन की बात करेंगे, तो आपके दिमाग में ये तीन परिणाम सीधे सीधे आने चाहिए, डेल आर बाय डेल एक्स एक्स बाय आर, डेल आर बाय डेल वाई वाई बटा आर, और डेल आर बाय डेल जेड जेड बटा आर के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता की बात करते हैं। और किसी सदिश की अगर प्रवणता की बात कर रहे हैं, ग्रेडियंट की अगर बात करता हूं, तो मैं उसको डेल एफ के रूप में लिखता हूं। ध्यान दीजिए हम बात किसकी कर रहे हैं सर, डेल एफ, क्लियर है। इसके बीच में न तो डॉट प्रोडक्ट है न यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। भाई हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, ग्रेडियंट पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट पढ़ते हैं और कर्ल पढ़ते हैं। तो ग्रेडियंट क्या चीज है, वो डेल एफ के बराबर है, पहली चीज। और इसके ऊपर हम एक दो प्रश्नों की बात करने वाले हैं, और उसके साथ में हम इसके अनुप्रयोग की बात करने वाले हैं कि भाई यहाँ पर ग्रेडियंट के बारे में किस प्रकार का अनुप्रयोग होते हैं। चलिए जैसे मान लिया मेरा प्रश्न सीधा सिंपल सा बन गया, हमारा प्रश्न बन गया कि भाई आर, ठीक है ना, तो आर सदिश आर की या आर की प्रवणता की बात कर रहा हूं मैं, या सीधा लिख देता हूं डेल आर किसके बराबर है, ठीक है सर। हमारा प्रश्न प्रवणता की बात कर सकता है कि भाई इस की प्रवणता क्या है
है ना, ऐसा प्रश्न हमारा हो सकता है, या सीधा मैं कह रहा हूं कि डेल आर किसके बराबर है। तो चलिए सर जल्दी से इधर ध्यान देना भाई, डेल जो है आपका अवकल जो कारक है वो है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड है, और इसके साथ में केवल और केवल आर है, ना डॉट है, ना क्रॉस है, ना वेक्टर है, ना ऊपर कैप प्रोडक्ट आपका लगा हुआ है, ठीक है ना। जब मैं इसको अलग लिखूंगा, अच्छा आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि भाई जब मैं इसको हल कर रहा हूं तो वेक्टर आर हमेशा क्या है, वेक्टर आर एक्स आई वाई जे और जेड के, ये आपका वेक्टर आर है, ये आपके दिमाग में आए, और इसके साथ में हमारे दिमाग में आए कि डेल आर बाय डेल एक्स जो होगा वह एक्स बाय आर के बराबर, डेल आर अपॉन डेल वाई जो रहा वो वाई अपॉन आर रहेगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड जो रहेगा वो जेड अपॉन आर रहेगा। ये चीज आपके दिमाग में आए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूं। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आई डेल आर बाय डेल एक्स, यानी कि ये जो आर है सीधा सामान्य गुणा इसके साथ में कर दिया डेल आर बाय डेल एक्स के रूप में, प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई के रूप में, प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड के रूप में। और मुझे बताइए इसका मान क्या हो गया सर, ये तो है आई, और डेल आर बाय डेल एक्स आपके दिमाग में आएगा एक्स बटा आर के बराबर हो गया, ठीक है, प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई, ये वाई बटा आर हो गया, प्लस के डेल आर बाय डेल जेड, ये जेड अपॉन आर हो गया। यहां से मैं क्या करता हूं, 1 बाय आर कॉमन करते हुए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बारे में बात करूंगा, और इसको मैं वापस ऐसा लिख सकता हूं 1 बाय आर और वेक्टर आर, क्योंकि ये जो चीज हुई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर वेक्टर के बराबर हो गया। और जब मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि वेक्टर आर अपॉन आर, तो इसको क्या लिख सकता हूं सर, मैं आर कैप लिख सकता हूं, एकांक सदिश, और ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो हो सकता है प्रश्न जो है हमारा सीधा सीधा इस रूप में दिया जाए, हो सकता है प्रश्न में आपको लिख दिया जाए कि सदिश आर जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है, ठीक है ना, और आर का परिमाण जो है आर के बराबर है, तो डेल आर या आर की प्रवणता कितनी है, ऐसा आपका प्रश्न हमारा बनाया जा सकता है। चलिए सर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। जैसे मान लिया इसी प्रश्न को मैं दोबारा से बात कर रहा हूं पूरी लैंग्वेज के अंदर डिटेल में बात करते हुए, जैसे मान लिया हमने कहा सदिश आर ऐसा एक्स आई प्लस यहां दे दिया आपको वाई जे प्लस जेड के, कॉमा आर का परिमाण आर हो, तो हमारा प्रश्न है आर की घात एन की प्रवणता, आर की घात एन की प्रवणता ज्ञात कीजिए, या आर की घात एन की प्रवणता क्या होगी। 4 ऑप्शन है, फिलहाल मैंने कहा कि आर की घात एन की प्रवणता क्या होगी। चलिए सर इधर ध्यान दीजिए जल्दी से, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भी प्रवणता की अगर बात कर रहे हैं तो डेल और फंक्शन यानी आर टू द पावर एन की बात कर रहा हूं। प्रवणता का अभिप्राय ग्रेडियंट से होता है, जहां पर डेल के साथ में और जो फलन है उसके साथ में न डॉट प्रोडक्ट है न उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो डेल आर टू द पावर एन। चलिए सर देखते हैं कैसे इसको हल करना है। डेल ऑपरेटर का मीनिंग हुआ आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में रहा आर टू द पावर एन, न डॉट है न क्रॉस प्रोडक्ट है। चलिए सर इसको जब अंदर की ओर गुणा करेंगे तो आई डेल आर टू द पावर एन अपॉन डेल एक्स प्लस जे, ऐसा कर लेता हूं डेल अपॉन डेल वाई ऑफ आर टू द पावर एन, है ना, इसको ऐसा समझने में आपको आसान रहेगा, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ आर टू द पावर एन, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा या वो लिखा, अंतर कुछ भी नहीं है सर, ठीक है, लेकिन जब मैं उसको पीछे की ओर लिखता हूं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी आसान रहे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे इस आर टू द पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, आंशिक अवकलज को ज्ञात करना है। तो चलिए सर देखते हैं, यहां हो गया आई आर टू द पावर एन के लिए क्या होगा सर, पहले एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा एन आर टू द पावर एन माइनस 1, और उसके बाद आर का करने पर डेल आर बाय डेल एक्स। वापस ध्यान दीजिए, पहले हम चेन रूल की बात करेंगे आर की घात एन के लिए, एन आर टू द पावर एन माइनस 1, और फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हुए डेल आर बाय डेल एक्स, चेन रूल लगाते हुए हमने इसका अवकलन कर लिया। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये हो गया जे डॉट एन आर टू द पावर एन माइनस 1, फिर से वही हुआ,
और फिर आर का वाई के रेस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल वाई हो जाएगा प्लस में के, और यहाँ पर फिर से वही पावर बाहर आते हुए n आर टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पर डेल आर बाय डेल जेड, चेन रूल लगाते हुए हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया। अब इन सब में से कुछ चीज़ें जो है वो बाहर की ओर कॉमन निकल करके आ रही है, तो मुझे उसको कॉमन निकालना है। जैसे n आर टू द पावर n माइनस 1 बाहर कॉमन निकल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको देखता हूँ n आर टू द पावर n माइनस 1 बाहर कॉमन निकल गया, तो पीछे क्या बचा सर, i डेल आर बाय डेल एक्स प्लस j डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड, ये पीछे बच गया। और अभी अभी हम लोगों ने बात की है पिछली स्क्रीन के साथ में, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर सीधा अप्लाई करूँगा सर, ठीक है, क्योंकि कई जगह ये काम आने वाली चीज़ है। आई इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक्स बटा आर प्लस जे डेल आर बाय डेल वाई को वाई बटा आर प्लस के, और इसको क्या लिखने वाले हैं, जेड बटा आर। चलिए यहाँ से भी 1 बाय आर बाहर कॉमन निकल करके आएगा, तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है। अगर मैं यहाँ से 1 बाय आर को कॉमन निकाल देता हूँ तो n आर टू द पावर n माइनस 1 बाय आर बाहर कॉमन निकल करके आ गया, ठीक है। पीछे क्या बचा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हो गया n आर टू द पावर n माइनस 2। गौर कीजिए सर, ये इस स्टेप को वापस से समझने का प्रयास करें, मैं फिर से मिटा करके बात कर रहा हूँ। देखिए अंश में r टू द पावर n माइनस 1 है और हर के अंदर r है जिसकी पावर 1 है, आधार समान है, भाग की संक्रिया है, घातें क्या होती है सर, घट जाती है, और मैं यहाँ से घात को घटाने की बात कर रहा हूँ। तो n आर टू द पावर n माइनस 2, और इसको क्या लिख दूंगा सर मैं, वेक्टर r। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में आ गया है भी किस प्रकार से जो है अपना प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। देखिए अभी ये 4 ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा उत्तर ये रहेगा या दूसरा रहेगा। सामान्यतः आपका उत्तर ये रहने वाला है। नंबर दूसरी बात, अगर मेरा ऑप्शन के आधार पर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो देखिए क्या चेंज करने वाला हूँ मैं, n आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर, ये डॉट का मतलब है गुणा से है सर, ठीक है ना। और इसको हम लोग जब r वेक्टर लिखेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी सर, r कैप। तो हमारा n आर टू द पावर n माइनस 1 और r कैप, हमारा उत्तर ऐसा भी हो सकता है। और अगर मैं वेक्टर r के रूप में रखना चाहता हूं तो n आर टू द पावर n माइनस 2 वेक्टर r ऐसा भी होगा। और ध्यान रखें कि जब जब ये प्रश्न जो है दिखाई दिया है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा के अंदर रहा हो, ठीक है, चाहे आपके जो है सेकंड ग्रेड की बात, फर्स्ट ग्रेड की बात, यूपी की बात, कहीं की बात अगर हम लोग कर लें, तो अभी तक इसका आंसर जो है इस फॉर्म में, इस प्रारूप के अंदर ही दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि भी चीज़ आपके दिमाग में आई होगी, ठीक है ना। वापस से देखिए सर, एक प्रश्न के बारे में और मैं डिस्कस करना आपसे चाहता हूं कि हमारा जो प्रश्न है, जैसे यदि वही चीज़ है ना, वेक्टर r जो है बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कॉमा r का परिमाण बराबर r हो, तो हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ e टू द पावर r स्क्वायर बराबर है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है जी। तो ग्रेडियंट ऑफ e टू द पावर r स्क्वायर किसके बराबर है। तो चलिए सर फटाफट जल्दी से देखें हम लोग, जैसा पिछला प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया ठीक ठीक उसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। ग्रेडियंट e टू द पावर r, ग्रेडियंट का मतलब है डेल e टू द पावर r स्क्वायर, ठीक है ना। डेल ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z और e टू द पावर r स्क्वायर हो गया। भाई यहाँ ना डॉट है ना क्रॉस है, आप सीधा सीधा e टू द पावर r स्क्वायर को सबके साथ में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हमारी स्थिति क्या बनने वाली सर, i डेल बाय डेल x e टू द पावर r स्क्वायर प्लस j डेल बाय डेल y e टू द पावर r स्क्वायर प्लस k डेल बाय डेल z e टू द पावर r स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया सर, ठीक है ना। आई जे के बाहर था डेल बाय डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और e टू द पावर आर स्क्वायर। चलिए सर इसका आकलन करना है मुझे, चेन रूल लगानी है। सबसे पहले e टू द पावर x का फॉर्मूला, x के रूप में आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, और उसके बाद फिर r का विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए पोजीशन हमारी क्या रहने वाली है, e टू द पावर r स्क्वायर सबसे पहली बात हो गई सर, ठीक है।
उसके बाद आर स्क्वायर का हो गया 2r और फिर r का हो गया डेल r बाय डेल x। ठीक इसी क्रम में j e टू द पावर r स्क्वायर का हो गया e टू द पावर r स्क्वायर का हो गया 2r और उसके बाद में डेल r अपॉन डेल y और आगे की तरफ बढ़ते हुए k e टू द पावर r स्क्वायर आगे बढ़ते हुए 2r और डेल r बाय डेल z। चलिए जो जो कॉमन चीज़ें निकल करके आती है उसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है 2 है, r है, e टू द पावर r स्क्वायर कॉमन निकल गया, पीछे बच गया i डेल r बाय डेल x प्लस j डेल r बाय डेल y प्लस k डेल r बाय डेल z। ठीक है जी। और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या है, 2r e टू द पावर r स्क्वायर, ये हो गया सर i x बटा r, है ना। ये अभी हम लोग डिस्कस किया था, आज की शुरुआत यहीं से की थी मैंने, y बटा r प्लस k और ये रहा सर z बटा r। यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, r को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं और जैसे ही मैं r को बाहर कॉमन निकालता हूँ तो हमारी पोजीशन रही 2r e टू द पावर r स्क्वायर, r को मैंने बाहर की तरफ कॉमन निकाल दिया तो 1/r बाहर हो गया और ऊपर की ओर क्या रहा xi प्लस yj प्लस z के, जिसको कि हम लोग यहाँ r से r काट लेते हैं और उसको लिख दूंगा 2e टू द पावर r स्क्वायर वेक्टर r। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई किसी, है ना, फलन की अगर मैं प्रवणता की बात करता हूं, मैं अगर ग्रेडियंट की बात करता हूं तो डेल f का मान कैसे निकालना है, और विशेष रूप से उन स्थितियों के अंदर जब आपका जो प्रश्न है वो r की बात करता है और आपके दिमाग में आना चाहिए अगर r की बात करता है तो इनके मान क्या होंगे, डेल r बाय डेल x के मान, डेल r बाय डेल y के मान और डेल r बाय डेल z के मान, ये आपको अच्छे से सोच समझ करके यहाँ पर रखने होंगे और हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं जो ग्रेडियंट है उसके अनुप्रयोग कैसे होने वाले हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, है ना, ऐसा ग्रेड f की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो यहां सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं कि फलन, है ना, f आपके पास में है, फलन f की सतह के लंबवत, या तो लंबवत लिखेंगे या शब्द होगा अभिलंब, फलन f की सतह के अभिलंब एकांक, और एकांक का मतलब क्या है, इकाई सदिश की बात कर रहा हूं, एकांक सदिश। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास में फलन दे रखा होगा सर, x का, y का, z के पदों के अंदर आपके पास फलन होगा, है ना, और हम वो करना वाले हैं कि उस फलन के अभिलंब एकांक सदिश यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू अ गिवन सरफेस f, वो क्या रहने वाला है सर आपका, वो रहने वाला है डेल f अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल f। इसका मतलब क्या चीज हो रही है सर, भाई मुझे करना क्या होगा सर, मुझे ग्रेडियंट निकालना होगा और जो ग्रेडियंट होगा वो i j k के पदों में होने वाला है और उसके परिमाण की बात मुझे करनी पड़ेगी और ग्रेडियंट में उसके ग्रेडियंट के परिमाण का भाग लगा देंगे तो अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी। ठीक है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई क्या चीज हम लोग करना चाह रहे हैं, लंबवत अभिलंब एकांक सदिश को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की बात भी होती है, यानी दिक् अवकलज, वो भी इसी के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, फलन, ठीक है, फलन f आपके पास में ऐसा कर ले सर, x स्क्वायर y प्लस 2xyz प्लस y स्क्वायर z के बिंदु, है ना, कोई भी बिंदु ले लेते हैं। जैसे मान लिया हम लोगों ने ऐसा बिंदु लिया, एक एक करते हुए यहां पर क्या करना चाहिए सर, इसको माइनस कर देते हैं, इसको y माइनस कर लेना, 1 माइनस 1 1, फलन के बिंदु
भाई इसको एक काम करते हैं कि जब फलन है तो फलन के ऊपर बिंदु अगर ले रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाई करवाने की बात भी आपसे कर लेता हूँ। ये वाई स्क्वायर जेड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के सेटिस्फाई भी आपका हो जाएगा, मैं समझता हूँ। ठीक है, हो जाएगा सर, क्योंकि x का मान अगर 1 हो गया, y का मान -1 हो गया, तो ये परिणाम -1 के बराबर हुआ। और यहाँ पर x, y और z ये -2 हुआ, तो मुझे यहाँ पर 3 लेना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब ध्यान देना सर, कोई ज़रूर नहीं है कि आपका वहाँ पर जो है बिंदु दिया हो सेटिस्फाई हो और उसी के बाद में हम लोग करें, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने लिख दिया है कि फलन के बिंदु, तो हम लोगों ने उस फलन को लिया है f को x² प्लस 2xyz प्लस 3y² के बिंदु 1, -1, 1 पर, है ना, अभिलंब एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एट पॉइंट 1, -1, 1 of the function f is equal to x² plus 2xyz plus 3y²z। अब ध्यान देना सर, जब मैं बात कर रहा हूं किसी फलन के अभिलंब एकांक सदिश के बारे में, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो बेसिकली ग्रेडियंट का रहने वाला है। यानी मुझे क्या करना है, मुझे केवल और केवल ग्रेडियंट को यहां पर निकालना है। समझ में बात आ गई ना। और जब ग्रेडियंट को हम लोग यहां पर निकाल देंगे, उसके बाद में उस ग्रेडियंट के परिमाण का हम लोगों को क्या करना है, भाग लगा देना है। बात समझ आ गई ना। तो चलिए सर देखो इधर कि जब आप यहां पर परिमाण का भाग लगाएंगे तो गौर कीजिए हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है, उसको गौर करें कि मुझे यहां पर डेल एफ निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम, डेल एफ का मतलब क्या हुआ, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और फलन एफ का मतलब हुआ सर ये x² प्लस 2xyz प्लस 3y²z। चलिए जी, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या पोजीशन बन रही है हमारी, आई डेल बाय डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में x² प्लस 2xyz प्लस 3y² प्लस जे डेल बाय डेल वाई x² प्लस 2xyz प्लस 3y²z और प्लस में के। देखिए परीक्षा के अंदर ये चीज़ लिखने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि होनी चाहिए। आप तो सीधा सीधा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड कर देंगे। कोई कन्फ्यूजन है सर। चलो जब मैं इसका आउकलन करता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में, बताइए डेल एफ का मान हमारा क्या बन रहा है, ये तो हो गया सर आई। और जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर होगा सर 2xy, x के रेस्पेक्ट में करने पर 2yz और x के रेस्पेक्ट में करने पर ये 0 हो गया प्लस j। अब मैं j के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, सॉरी y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, j लिख दिया मैंने। और y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये x² y के रेस्पेक्ट में 2xz और y के रेस्पेक्ट में 6yz हो जाएगा। अगला जो है हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये डेल z हो गया सर। और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रहेगी, 0, z के रेस्पेक्ट में 2xy, बाकी सारा कांस्टेंट मानते हुए और 3y²। अब ये तो हो गया सर आपका, है ना, डेल f का मान। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है डेल f किस बिंदु की बात कर रहा है, ये कर रहा है 1, -1, 1। ये आपका बिंदु हमको दे रखा है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके द्वारा इसको सेटिस्फाई करवाने की बात करूंगा। चलिए सर, x के स्थान पर मैं कह रहा हूं कि आप क्या रखना है, 1 रखना है, y के स्थान पर -1 रखना है। तो ये परिणाम क्या रहा सर, 1 और -1 रखने पर -2, -1 और 1 रखने पर वापस से ये -2 रहा, प्लस में j रहा। और यहाँ पर x का मान 1 रखने पर 1, 1 और 1 और 2 का गुणा हो गया 2, y का मान -1 है, z का मान 1 है, तो कुल मिलाकर के -6 हो गया। और प्लस k के साथ में x का मान 1 और y का मान -1 होने पर -2 और -1 का स्क्वायर 1 यानी प्लस का 3। तो सर हमारी स्थिति ये बन रही है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए डेल्टा f का जो मान रहा वह मान रहा सर -4i -3j और प्लस का k। ये तो बात हो गई। अब हमारे प्रश्न का आंसर की बात कर लेता हूं सीधा मैं। हमारा आंसर क्या है कि भाई f के
अभिलंब एकांक सदिश, एफ के अभिलंब एकांक सदिश के बारे में अगर बात करता हूं तो देखिए हमारा रिजल्ट रहा डेल एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। चलिए सर इसको सीधा लिखना चाहूंगा मैं, डेल एफ का मान आपका है -4i -3j प्लस के अपॉन में इसका परिमाण, देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25 और 1 जुड़ करके 26, वर्गमूल 26, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि भाई जो आप ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, प्रवणता की बात कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज आपके दिमाग में आई होगी कि किसी दिए गए फलन के अभिलंब एकांक सदिश को आपको कैसे ज्ञात करना चाहिए, ठीक है ना। और उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला रहने वाला है सर हमारा डेल एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि देखिए हमारे लिए जो है ये प्रश्न जो है अच्छे थे जो आर वाले हैं, जिसके अंदर सीधा सीधा डायरेक्ट अप्रोच थी कि भाई ग्रेडियंट को आपको ज्ञात करना है, और उसकी एप्लीकेशन के रूप में हम लोगों ने अभिलंब एकांक सदिश को ज्ञात कर दिया। और अभिलंब एकांक सदिश के लिए वापस से लिख रहा हूं सर, डेल एफ निकालते हुए डेल एफ के मैग्नीट्यूड का भाग लगाना है। चलिए सर इसकी और एप्लीकेशन की बात मैं आपके साथ में करता हूं। दूसरी जो एप्लीकेशन इसके रहने वाली है सर, मुझे यहां पर दिक् अवकलज को ज्ञात करना है, ठीक है ना भाई। ये जो आपका एफ का वेक्टर ए की दिशा में दिक् अवकलज है ना, दिक् अवकलज का मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है जी। भाई आपके पास में f का मतलब यहां पर फलन से हुआ सर, एक दिए गए फलन का एक दिए गए सदिश की दिशा में दिक् अवकलज। तो यहां पर भी आपकी जो एप्लीकेशन हो रही है वो किसकी हो रही है सर, ग्रेडियंट जो डेल एफ आप निकाल रहे हैं उसी की एप्लीकेशन है। और ये कैसे निकालना है सर, डेल एफ आपको निकालना है सबसे पहला काम तो, और डेल एफ के साथ में हमें क्या करना है, जो दिशा दे रखी है उसके एक कैप से आपको गुणा कर देना है ना, कि जिस दिशा की बात कर रहे हैं उस दिशा में एकांक सदिश की बात करना है। तो डेल एफ डॉट ए कैप, बात समझ में आ गई। ये उसकी दूसरी आपकी पोजीशन है इसकी एप्लीकेशन के अंदर। और तीसरी चीज है, जब हम लोग बात करेंगे दिक् अवकलज का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है ना, दिक् अवकलज का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई अगर अधिकतम मान की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ ये इसका अधिकतम मान हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेडियंट के बारे में, तो ग्रेडियंट आपने देखा क्या करना चाहिए, और ग्रेडियंट की जो एप्लीकेशंस के अंदर ये 3 प्रकार के प्रश्न हमारे बनते हैं। और लगभग सर लगभग हर बार हर परीक्षा के अंदर हमारा ग्रेडियंट के ऊपर प्रश्न बन करके आया है, ठीक है ना। चलो इसके ऊपर जो है एक आध प्रश्न की बात मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से हो गया, फलन, एक फलन मैंने दे दिया सर, एक्स वाई जेड के पदों की बात कर लेता हूं। फलन f बराबर 2x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 4 वाई जेड स्क्वायर का, ठीक है ना। इस फलन का एक सदिश देना पड़ेगा मुझे, सदिश i माइनस 2j प्लस 3k की दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 4y जेड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस 2j प्लस 3k। भाई करना क्या है सर कि जब हम लोग बात करते हैं दिक् अवकलज की
और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दिक् अवकलज अगर ज्ञात करना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर तो मुझे सबसे पहले डेल एफ ज्ञात करना है, ठीक है ना, यानी ग्रेडियंट को ज्ञात करना है। और जो ग्रेडियंट का परिणाम उत्तर आएगा उसका ए कैप से गुणा करना है। अगर ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में है तो इससे आसान प्रश्न जो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किए वो नहीं हो सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि लगभग हर परीक्षा के अंदर जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसमें से आपका प्रश्न लगभग बना है सर, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हैं, चाहे कॉलेज लेक्चरर हैं, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे यूपी एमपी कहीं पर बात करें, जहां पर भी यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस आपका सिलेबस का पार्ट है, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्लास के अंदर तो इस सदिश की बात कर ही रहे हैं सर, है ना। कुछ दिनों तक हम लोग ग्रेजुएशन के पार्ट की बात करने वाले हैं और उसके बाद में 26 तारीख को जब आप फ्री हो जाओगे सर, उसके बाद के अंदर हम लोग रीट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम में से जो आप लोग विद्यार्थी हैं उसमें से अधिकांश विद्यार्थी, है ना, कुछ समय के बाद में रीट का एग्जाम भी जो है आप अटेंड करने वाले होंगे। तो हमारा फोकस जो है फिर सेकंड ग्रेड से हट करके कहाँ हो जाने वाला है, रीट की भर्ती परीक्षा पर हो जाने वाला है। और जल्दी ही, है ना, कई विद्यार्थियों के जो कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास में कि भाई आप जो है अपने ऐप के ऊपर रीट के लिए भी जो है टेस्ट सीरीज की शुरुआत करनी है, तो वो टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी आपके 25 दिसंबर के बाद में हम लोग कर लेंगे। उसका शेड्यूल भी अनाउंस जो है बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। चलिए फिलहाल इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं मैं। देखिए भाई हमको क्या ज्ञात करना है सर, सबसे पहले डेल एफ ज्ञात करना है और आपके दिमाग में आना चाहिए डेल एफ यानी आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। एक काम और करना चाहिए मुझे, है ना, का इस दिशा में अगर बिंदु की बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर, हमें जो है एक बिंदु भी ले लेना चाहिए, या ऐसा करें, चलो जाने दो, बगैर बिंदु के हम लोग चलिए कोशिश करते हैं सर, यहाँ पर का एक काम करते हैं, बिंदु लेंगे, अदरवाइज हमारा जो है एक्स वाई जेड के अंदर ही आपका परिणाम आएगा, है ना। फलन का सदिश की दिशा में, फलन का सदिश की दिशा में बिंदु ऐसा कर लेते हैं 1 2 -1 1 2 और -1 पर दिक् अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है सर। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं सर डेल एफ को ज्ञात करने की, सबसे पहले बात कर रहा हूं, तो डेल का मतलब ये हो गया और एफ का मतलब क्या हो रहा है, एफ का अभिप्राय हुआ 2xy² -3x² yz प्लस 4yz², ठीक है ना। चलिए सर, जब मैं इसका अवकलन करने वाला हूं तो अब डायरेक्ट करने की बात करूंगा। भाई पहले x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तीनों पदों का x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में करने पर हो गया सर 2y² माइनस का 6xyz और x के रेस्पेक्ट में करने पर 0। चलिए प्लस का j लिखते हुए y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2y हो गया, तो 4xy माइनस में 3x² z, y के रेस्पेक्ट में करने पर 4z²। आगे बढ़ते हुए k और z के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो 0, z के रेस्पेक्ट में करने पर -3x² y और z के रेस्पेक्ट में करने पर प्लस का 8yz, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके दिमाग में आई होगी। देखो सर, जब मैंने ये बिंदु नहीं लिया था तो इसका मतलब मेरा जो उत्तर आ रहा है वो x, y और z के पदों में ही आएगा, क्योंकि जब मैं इसका गुणा करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो i और i के गुणांकों का जब गुणा करेंगे, और फिलहाल i का जो गुणांक के रूप में x, y के पद में है, तो आपका आंसर x, y के पद में ही आएगा। लेकिन आपका प्रश्न x, y, z के पदों में आपका परिणाम नहीं चाहेगा, वहां पर आपको एक बिंदु दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उस डेल एफ की बात करने वाले हैं। ग्रेडियंट की बात किसके ऊपर है, बिंदु 1 2 -1 पर। चलिए सर कैलकुलेशन आप भी अपने स्तर पर करेंगे। यहाँ पर 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, और 4 का 2 से गुणा 8 हो गया। इधर 1 रखा, -1 रखा तो प्लस का हो गया सर 6, 6 दूना 12 हो गया, प्लस में j। यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो 4 दूना ये 8 हो गया। x का मान 1 है, z का मान भी -1 है ना, तो यहाँ पर माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो गया, तो प्लस का 3 हो गया सर। और इधर 4z² -1 का स्क्वायर 1 और 4 हो गया, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, k की बात कर लेते हैं। यहाँ पर x का मान 1
और y का मान 2 लगाने पर 2 का -3 से गुणा -6 हो जाएगा सर। और y का मान 2 लगाने पर 8 दूना 16 और -1 से गुणा तो -16 हो गया। एक बार कैलकुलेशन जरूर वापस आप चेक जरूर करेंगे सर। y का मान 2 लगाने पर 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 से गुणा 8, इधर 2 का 6 से गुणा हो गया अपना 12 और माइनस से गुणा +12 हो गया। यहाँ पर 1 और 2 यानी 2 का 4 से गुणा 8, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 3 हो गया क्योंकि z का मान -1 है, और यहाँ पर प्लस का 4 के x का मान 1 है 2 है ना, तो 2 3 6 माइनस का, और y का मान हमारा 2 है तो 8 दूना 16 -16। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। तो 12 और 8 20 आई, 8 3 11 और 4 प्लस में 15 जे और माइनस में 22 के, ये आपका डेल एफ हो गया 1 2 और -1 पर। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है सर, भाई डेल एफ आपने उसकी यानी फलन एफ की प्रवणता निकाल दी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ग्रेडियंट कहा करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए कैप निकालना है मुझे। अब एक का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये जो वेक्टर है जिस सदिश की दिशा के अंदर हमको बात करनी है, ये वेक्टर ए का रोल प्ले कर रहा है। तो ए कैप का मतलब क्या हुआ सर, आई -2j + 3k अपॉन में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 4 13 और 1 14 हो गया। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, हमारा आंसर है जो दिक् अवकलज ज्ञात करना है। दिक् अवकलज जो ज्ञात किया जाएगा तो वो स्थिति क्या बनेगी सर हमारी, डेल एफ डॉट ए कैप। तो डेल एफ का मान अभी हमने निकाल दिया, ये है सर 20i + 15j माइनस का 22k डॉट वेक्टर ए कैप है ना, ए कैप की बात हो रही है, तो i -2j + 3k अपॉन में √14। चलिए आई के गुणांकों का गुणा करने पर 20 का 1 से गुणा 20 हो गया, माइनस का 30 हो गया, माइनस का 66 हो गया, बटे में वर्गमूल 14 हो गया। जब मैं इसको हल करूंगा तो माइनस का 76 बटे में वर्गमूल 14, ये हमारे प्रश्न का क्या होगा सर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, -10 -66 -76 बटा वर्गमूल 14। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हम लोगों ने है ना शुरुआत की है वेक्टर कैलकुलस के अंदर कि भाई क्या किया है हम लोगों ने। भाई सबसे पहले 3 सिचुएशन जो आपको सीधी सीधी याद रखनी चाहिए, जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछी गई है ना, सदिश का अचर होना, सदिश का परिमाण अचर होना जिसमें डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, और सदिश की दिशा का अचर होना, क्रॉस प्रोडक्ट की जहां बात होती है। ठीक है, और उसी प्रकार से कि किसी फलन की प्रवणता की हम लोग बात करते हैं, डेल एफ की बात है, और डेल आर बाय डेल एक्स का मान एक्स बटा आर, डेल वाई बाय डेल आर का मान वाई बटा आर, और डेल जेड बाय डेल आर का मान जेड बटा आर, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। और जो हम लोगों ने बात की है कि जो अभी ग्रेडियंट की बात हो रही है, उसके अनुप्रयोग के अंदर हमारे दिमाग में आने चाहिए 2 अनुप्रयोग, दिए गए फलन के किसी बिंदु पर अभिलंब एकांक सदिश, अभिलंब इकाई सदिश को ज्ञात करना होगा, और या किसी सदिश की दिशा में हम बात कर रहे हैं दिक् अवकलज है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसी क्रम के अंदर दिक् अवकलज का जो अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो क्या होगी सर, जो डेल एफ होगा इसका परिमाण होगा, वह दिक् अवकलज का अधिकतम मान होगा। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपने कुछ चीजें समझी होगी, अधिकांश चूंकि आप लोग कर चुके हैं सर, एज अ रिवीजन क्लास के रूप में हमने लिया, तो मे भी आपको आती होगी, लेकिन कुछ हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। ठीक है, चलिए सर आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे, अगली क्लास के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।